अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडल्स ऑफ न्यूक्लियस। मॉडल्स ऑफ न्यूक्लियस। अब जैसे एटम, हमें पता है एक एटम होता है, एटम के सेंटर में डेंस पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये एटम है और ये एटम के सेंटर में डेंस पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब जैसे एटॉमिक मॉडल्स होते हैं ना, जो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस की कंपोजिशन को, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल्स हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स या फिर मॉडल्स ऑफ न्यूक्लियस। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियर मॉडल्स क्या हैं, क्या करते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हो कि जैसे एटॉमिक मॉडल्स ये बताते हैं कि एटम की कंपोजिशन क्या है, एटम में कौन कौन सी जगह खाली है, कहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वैसे ही जो न्यूक्लियस है उसकी भी कंपोजिशन होती है। न्यूक्लियस भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ये बताने के लिए न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियस किन पार्टिकल से बना है, कुछ मॉडल्स यूज होते हैं जिनको आप बोलते हो न्यूक्लियर मॉडल। तो एटम की कंपोजिशन एटॉमिक मॉडल बताते, न्यूक्लियस की कंपोजिशन न्यूक्लियर मॉडल्स बताते। अब न्यूक्लियर मॉडल्स कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। तो टाइप्स दो तरह के हैं। एक होते हैं, पहला जो मॉडल था पहला न्यूक्लियर मॉडल था वो था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल, और जो दूसरा मॉडल था वो था प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल। अब सवाल है दो मॉडल क्यों आए? अब देखें और आपके जहन में ये भी आ रहा होगा पहले कौन सा मॉडल आया। तो पहले जो मॉडल है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल था। इस मॉडल में आपको कहीं पर न्यूट्रॉन का जिक्र नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मॉडल तब आया था जब न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे। यानी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जो पहला मॉडल आया था वो था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल, और जो ये दूसरा मॉडल है इसमें आपको न्यूट्रॉन का जिक्र मिल रहा है। तो मतलब जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद मॉडल आया था वो था प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल। तो सवाल है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई है? सबको पता है, जेम्स चैडविक ने 1932 में। तो सर जेम्स चैडविक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था 1932 में। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले जो मॉडल डिस्कवर हुआ था वो था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो डिस्कवर हुआ था वो था प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल। इसी तरह जो सवाल आ रहा होगा आपके जहन में कि एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा था और रिजेक्ट कौन सा हुआ। तो याद रखो, जो एक्सेप्टेबल मॉडल था वो हमेशा बाद में आने वाली चीज़ होती है। मतलब पहला रिजेक्ट होता है तभी दूसरा नहीं आता है। तो जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल है वो जब वो रिजेक्ट हो गया था, तो फिर बाद में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल है वो एक्सेप्ट हो गया। तो अब ये सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे ही, जो पहला मॉडल मैंने लिखा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल, सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे क्यों बेस्ड है? क्योंकि उस वक्त सिर्फ दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। और इस मॉडल ने बोला था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ दो पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि उस वक्त थे ही सिर्फ दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स नॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। फिर इसी तरह बोल दिया गया कि क्योंकि दो पार्टिकल ही नॉन थे तो उन्हीं पर ही न्यूक्लियस भी मुश्तमिल है। तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। इसी बेस पे इसको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल का नाम दिया गया। और फिर बाद में जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए तो फिर इस पहले वाले मॉडल को मॉडिफाई किया गया और नया मॉडल दे दिया गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल, जिसने भैया बताया कि असल में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इन दोनों मॉडल में से एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा था, रिजेक्ट कौन सा हुआ? याद रखें, पहला मॉडल रिजेक्ट होता है तभी दूसरा नहीं आता है। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल ना थोड़ा पुराना मॉडल है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स नॉन थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो फिर उन्हीं पर बेस्ड ये मॉडल बना दिया गया कि न्यूक्लियस के अंदर भी सिर्फ दो ही पार्टिकल पाए जाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसने कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया, ठीक है, पर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको ये एक्सप्लेन करने में बिल्कुल नाकाम रहा। तो फिर जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ और नया मॉडल प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिया गया, तो देखा गया कि वो सारी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ जिनको ये ऊपर वाला मॉडल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, उसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल रिजेक्ट हो गया और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल एक्सेप्टेबल मॉडल बना है। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल में हम ये भी ऐसा कभी कोई हवा में बात नहीं करता, मतलब किसी का दिल किया उसने बोल दिया कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की कंपोजिशन को बोल दिया कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन दो पार्टिकल पर है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ऐसा कभी नहीं हुआ कि खुद ही तुक्के पे बोल दिया। यानी प्रॉपर कोई ना कोई थोड़े बहुत फैक्ट्स ज़रूर होंगे जो ये जस्टिफाई कर रहे थे कि जो न्यूक्लियस है उसकी कंपोजिशन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से मिलकर हुई है। खैर, फिर बाद में जब मज़ीद न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो वो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल नहीं कर पाया और फिर एज ए रिजल्ट ये रिजेक्ट हो गया। इस मॉडल के एक्सेप्ट होने के क्या रीजंस थे और फिर ये मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ? यानी रिजेक्शन के काजेज़ और एक्सेप्टेबल होने के लिए कि किन फैक्ट्स पर ये एक्सेप्ट हुआ, दोनों का हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फैक्ट्स की बात करते हैं कि मॉडल आया कैसे। अब
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन था ये तो सबको पता था, पर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन था ये क्यों बोला गया? अब एक हमें पता है जो कुछ एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल होता है, और वो अनस्टेबल न्यूक्लियस हमें पता है खुद ब खुद क्या करता है, डिके दिखाता है, टूटता है। और जब वो टूटता है, और डिके में हम लोग डिफरेंट टाइप के डिके पढ़े हैं, उनमें से हम लोग को एक बड़ा फेमस डिके है जिससे हम लोग सब फेमिलियर है, इसको बोलते हैं बीटा नेगेटिव डिके। और हम सबको पता है कि जब भी बीटा नेगेटिव डिके होता है तो बीटा नेगेटिव डिके में एक पार्टिकल लिमिट होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे पॉसिबल है कि न्यूक्लियस टूटे और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो? ये देखा गया कि जब न्यूक्लियस ने बीटा नेगेटिव डिके दिखाया तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। तो इस फैक्ट ने इस बात को सपोर्ट किया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो मतलब ये जो बीटा नेगेटिव डिके है वो बेस था इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल की, कि बीटा नेगेटिव डिके में क्या देखा गया कि जब न्यूक्लियस टूटा तो न्यूक्लियस के टूटने से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। तो जो इलेक्ट्रॉन का इमिट होना ये बता रहा था कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल है वो ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। सो ये बेस थी। वैसे बाद में मैं आपको ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था, तो वैसे मैं आपको ये बताऊँ कि जो बीटा नेगेटिव डिके उसमें इलेक्ट्रॉन था या नहीं था, तो वो असल में बाद में ये बात पता लगी थी, जब ये मॉडल रिजेक्ट हो गया तो पता लगी थी कि दरअसल न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो उस दौरान वो इलेक्ट्रॉन बनता है। तो पहला फैक्ट क्या था कि जब हम लोग सारे डिके से वाकिफ़ हैं कि जो कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं ये, और ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो जब वो टूटते हैं, ठीक है, साथ में रेडिएशन इमिट करते हैं, साथ में कुछ पार्टिकल इमिट करते हैं। अब उन्हीं पार्टिकल वाले डिके में से एक बड़ा फेमस डिके है जिसको बोलते हैं बीटा नेगेटिव डिके। हम सबको पता है बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। तो अब खुद सोचो ज़रा कि न्यूक्लियस टूटा, अब खुद सोचो कि ये जो न्यूक्लियस है ये टूटा और इसने टूटते ही अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट किया। ऐसा कब पॉसिबल है जब उस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद था? तो इसी फिर बीटा नेगेटिव डिके को देखते हुए बेस बना के ये पहला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल दिया गया था। खैर फिर बाद में पता लगा ये मॉडल रिजेक्ट हुआ, तो वो रिजेक्शन के क्या काजेस थे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल फिर किस पर बेस्ड है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोल सकते हो कि जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो ये बेस प्रोवाइड करता है इसके लिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मैं इसको लिखवा देती कि इलेक्ट्रॉन्स आर, इसके लिए पहला फैक्ट जिस पर बेस्ड था वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस इन बीटा नेगेटिव डिके। ये पहला फैक्ट है जो प्रूव करता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल ठीक है। और दूसरी जो चीज़ थी उसने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो एटम है वो न्यूट्रल है, और एटम के अंदर, अब क्योंकि उस वक्त से 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल थे तो इन्होंने बताया था एटम न्यूट्रल है, एटम में जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। इस मॉडल ने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया था कि एटम इज़ न्यूट्रल, एटम इज़ न्यूट्रल। तो ये फैक्ट था कि एटम न्यूट्रल है। तो ये मॉडल चूँकि इस बात को भी एक्सप्लेन कर रहा था कि एटम न्यूट्रल है, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इस तरह से भी ये मॉडल ठीक था। अब लेकिन फिर बाद में कौन सी बातें ऐसी हो गई कि मॉडल रिजेक्ट हो गया? तो रिजेक्शन कौन कौन सी थी, रिजेक्शंस क्या थी, या फिर अगर आप बोलना चाहो ड्रॉबैक्स क्या थे इस मॉडल के कि चल नहीं पाया, नए मॉडल की ज़रूरत पड़ गई आपको? तो इसमें पहली चीज़ थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइजेनबर्ग उस वक्त का बड़ा फेमस प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो कहता था कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है ना, तो उसके पास कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर जब बीटा नेगेटिव डिके के दौरान जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसकी एनर्जी देखी गई तो वो थी सिर्फ 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हाइजेनबर्ग क्या कह रहे हैं कि अगर इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन था तो उसकी एनर्जी कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, पर जो प्रैक्टिकली देखा गया वो कितनी थी? 4। या तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल गलत है या फिर ये मॉडल गलत कह रहा है। तो फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑब्वियसली प्रूव था, तो वो तो गलत था ही नहीं। तो गलत क्या चीज़ थी? ये मॉडल कि एटम न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता।
क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता होता तो उसके पास कम से कम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए थी, पर जो देखी गई वो कितनी थी, सिर्फ 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया मॉडल, इसीलिए रिजेक्ट हो गया। अब मैं थोड़ा लिखवा देती, आपके नोट्स बन जाएंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को के अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी principle if electron has to exist inside nucleus, it must have कितनी एनर्जी, it must have energy of, शाबाश, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डिके द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोलो, द एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन वाज फाउंड टू बी 4 mega electron volt. So in terms of energy, it was never possible for an electron to exist inside न्यूक्लियस। समझ आ गई? अब दूसरी जो चीज़ थी वो थी न्यूक्लियर स्पिन। ये न्यूक्लियर स्पिन को भी नहीं एक्सप्लेन कर सका। अब देखो, मैं एग्जांपल लेती हूँ किसी एक एटम की। जैसे कोई आइसोटोप ले लेते हैं, मैं उस आइसोटोप को चले ए से ज़ाहिर कर लेती। कोई आइसोटोप है, उसको मैं ए से ज़ाहिर कर लेती। अब उस आइसोटोप में इनसाइड न्यूक्लियस, ये मॉडल कहता था, अब मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मॉडल कहता था कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना, उसमें एक तो चीज़ तय थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये तो मैंने आपको पहले बताया, एटम न्यूट्रल है। तो अगर एटम न्यूट्रल है, खुद बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, अगर एटम न्यूट्रल है तो अब अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। पर ये मॉडल कहता था कि जो सारे प्रोटॉन हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इनसाइड न्यूक्लियस, सारे के सारे प्रोटॉन की तरह इनसाइड न्यूक्लियस। टोटल इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस हैं, टोटल प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस है। इसने कहा था कि जो सारे के सारे प्रोटॉन हैं वन साइड न्यूक्लियस हैं, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटसाइड न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अभी देखा, मतलब समझो ना, उस वक्त एटम का स्ट्रक्चर तो पता था ना सबको, एटम की कंपोजिशन उनको पता था कि ये एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये भी पता था एटम न्यूट्रल है। तो फिर ये मॉडल उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड था। तो एटम न्यूट्रल है तो ये पता था नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर है, और ये भी कि यहाँ न्यूक्लियस के बाहर कोई प्रोटॉन नहीं एग्जिस्ट करता। तो इससे फिर इस मॉडल ने बोला कि सारे के सारे प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस है, और ये भी कि इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करें। तो फिर इसने बोला जो बाकी के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इनसाइड न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर कितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर हैं, कितने न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसने ऐसे बताया था कि आधे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करें और आधे इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस रिवॉल्व करें। मतलब फ़र्ज़ कर लो अगर कोई एटम है जिसमें 14, वो ए है, ठीक है, ए है जिसमें 14 प्रोटॉन है और वो न्यूट्रल एटम है, ऑब्वियसली तो न्यूट्रल होगा, तो 14 प्रोटॉन है, खुद ही बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और मैंने क्या बोला, सारे के सारे प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस हैं, यानी यहाँ पे कितने प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं? 14 प्रोटॉन। अब फिर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन पे मसला इलेक्ट्रॉन का आता है। इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या बोला, कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर हैं और कुछ यहाँ बाहर रिवॉल्व करें। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इसके 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 है, तो कितने अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने बाहर? तो 7, तो हाफ अंदर हाफ बाहर, इस मॉडल ने बोला था। मतलब यहाँ पे अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। तो अगर मैं अब ये एक एग्जांपल थी, और अगर मैं आपको कोई दूसरी मिसाल दूँ, ये ए एटम के लिए थी जिसमें 14 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 के 14 प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस, 14 इलेक्ट्रॉन है जिनसे 7 इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस और 7 इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब अगर कोई रैंडमली मैं एक और एटम ले लेती हूँ जिसका नाम है बी, और उस बी में मैं बोल देती हूँ कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 14 है। अब मैं जब बात न्यूक्लियर स्पिन की बात करूँ तो न्यूक्लियर स्पिन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की वजह से होगी, ना कि न्यूक्लियस के बाहर। तो मतलब जब आप न्यूक्लियस के अंदर की न्यूक्लियर स्पिन की बात करो तो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल पे फोकस रखो। जैसे मतलब अगर इसमें ए के लिए मैं बात कर रही हूँ, चलो पी को छोड़ो, ए के लिए करते हैं, तो इसके लिए 14 प्रोटॉन है, तो न्यूक्लियस की स्पिन में इन 14 प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा कितने इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स का। समझ आ रही है? ये 14 प्रोटॉन का और 7 इलेक्ट्रॉन का, मतलब जितने प्रोटॉन है उन सारे प्रोटॉन का और उसके हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है। जैसे अगर कोई दूसरा मैं रेंडमली एटम ले लेती बी, तो उसमें अगर मैं बात करती 2 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है इसमें, बी में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है 2। तो ठीक है, मैंने बी की न्यूक्लियर स्पिन मालूम करनी है, तो न्यूक्लियर स्पिन के लिए जो पार्टिकल्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 2, और अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो इनसाइड न्यूक्लियस होंगे। अभी बताया, अगर यहाँ पे 14 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन थे 7, तो अभी अगर 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक। ठीक है, मतलब एक न्यूट्रल एटम है, मैं छोटा एटम ले रही हूँ अभी आपको समझाने के लिए, मैं आपको न्यूक्लियर स्पिन एक्सप्लेन करूँगी। एक छोटा एटम है बी, जिसमें एटम के अंदर जो छोटा एटम है बी, अब बी में प्रोटॉन कितने हैं, 2, इलेक्ट्रॉन भी हैं 2, पर जब मैं बी के न्यूक्लियस की बात करूँ तो बी के न्यूक्लियस में प्रोटॉन है 2 और इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, तो जो बी की न्यूक्लियर स्पिन है वो इन 2 प्रोटॉन की वजह से है और इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो अब न्यूक्लियर स्पिन को ज़रा एक्सप्लेन करो। अब इस न्यूक्लियर स्पिन को एक्सप्लेन करते हैं। अब बी की न्यूक्लियर स्पिन समझ आइए कि बी में, चलें अगर हम बात करें अभी इस ए की न्यूक्लियर स्पिन की, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियर स्पिन है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की वजह से है, और वो हमें पता है यहाँ पर कितने 14 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं और 7 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर स्पिन है वो किसकी वजह से है, 14 प्रोटॉन की वजह से जमा 7 इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी। ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैं आपको भी ना एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। तो आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट करते वक्त आपका पूरा फोकस उन पार्टिकल्स पे होना चाहिए जो उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ठीक है, मतलब जो न्यूक्लियस के गिर्द बाहर रिवॉल्व करें 7 इलेक्ट्रॉन, उनको आपने कंसिडर नहीं करना, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन पे और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन पे फोकस रखना है अगर आपको न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट करना है। तो चलो एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, अब मैं ना एक जनरल पार्टिकल ले लेती हूँ जिसका नाम है बी, सॉरी जनरल एटम ले लेती हूँ जिसका नाम है बी। ये जो मैंने बनाया समझ लो ये बी का न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट करना है ऑब्वियसली, तो आप उस पर ही फोकस रखो। अब इस बी में मेरा आपसे सवाल है, अब मैं आपको वही ना जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए मैं सबको रिवाइज करूँगी। पहली चीज़ बताओ बी के एटम के लिए, बी के एटम के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसके लिए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर हैं 2 के। फ़र्ज़ कर लेते बी भी कोई रैंडम एटम है तो हम लोगों ने सपोज किया हुआ, तो ये जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है ये भी मैंने खुद से सपोज कर लिया 2। अब मेरा आपसे सवाल है, बताओ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे। ओवरऑल एटम की बात करूँ, ओवरऑल एटम में हमें पता है जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एटम में, बी के एटम में जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर प्रोटॉन 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 2, बराबर होगी तादाद। पर अगर मैं आपसे पूछूं इनसाइड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो गौर से सुनो, जब जैसे मैं दोबारा पिछले एग्जांपल पे जाती, देखो दोबारा सुनो कि जब यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर की मैंने बात की है, जब न्यूक्लियस के अंदर 14 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7। तो अभी मैं क्या पूछ रही हूँ कि ये जो बी का न्यूक्लियस है यहाँ पे अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 2 प्रोटॉन है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन है, तो बताओ न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो जब 14 प्रोटॉन थे तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7। अब क्या है 2 प्रोटॉन है तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और जो बाकी का असल में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरऑल एटम में तो बराबर होते हैं ना, मतलब 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर उन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा।
पर अगर मैं न्यूक्लियर स्पिन कैलकुलेट करने लगी तो फिर मैं कौन से पार्टिकल को कंसीडर करूँगी, आपको पता है कौन से को कंसीडर, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, यानी 2 प्रोटॉन को और 1 इलेक्ट्रॉन को। तो इस जो बी का एटम है, सॉरी बी का न्यूक्लियस है, बी के न्यूक्लियस की न्यूक्लियर स्पिन दरअसल 3 पार्टिकल्स की वजह से होगी, 2 प्रोटॉन की वजह से और 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 2 प्रोटॉन पी और 1 इलेक्ट्रॉन। चलें स्पिन कैलकुलेट करते हैं। अब स्पिन हमें पता है स्पिन किस तरह की होती है, या तो प्लस हाफ होती है या फिर माइनस हाफ। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख लेती हूँ स्पिन की। तो देखो मैं कर लेती हूँ कि सारे पार्टिकल्स की स्पिन प्लस हाफ है। मैं कर लेती हूँ कि पहले पार्टिकल की स्पिन प्लस हाफ है, पर जो पहले 2 पार्टिकल्स की प्लस हाफ है, चलो कर लेते हैं, और तीसरे की माइनस हाफ है। समझ आ गई, तीनों की पॉजिटिव है या फिर क्या है 2 की पॉजिटिव है 1 की नेगेटिव, या फिर क्या है तीसरी और पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 की पॉजिटिव है बाकी 2 की नेगेटिव है, और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों की नेगेटिव स्पिन है, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। तो अब टोटल स्पिन कैलकुलेट करो न्यूक्लियस के लिए, यहाँ पे टोटल स्पिन इस केस में जब तीनों की प्लस हाफ है स्पिन, तो जो टोटल स्पिन क्या होगी +1 + 1 + 1 3/2, और इस केस में क्या होगी ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल, और ये क्या बचेगी प्लस हाफ ये होगी, और इस केस में प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल माइनस हाफ, और इस केस में माइनस माइनस प्लस, तीनों प्लस होंगे 1 1 1 3 -3/2। अब मेरी बात सुनो, जो अगर हम ये कंसिडर कर लेते इस मॉडल को, अगर मैं अपने जहन में रखती कि ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2 प्रोटॉन ले 1 इलेक्ट्रॉन को लेके सारी पॉसिबल स्पिन्स को लेके मैं न्यूक्लियस की टोटल स्पिन कैलकुलेट करती हूँ, तो जो पॉसिबल न्यूक्लियर स्पिन्स हैं इन इस केस इसको कंसिडर करते हुए क्या है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। पर देखा गया कि जो न्यूक्लियस है उसकी स्पिन 1 होती है, न्यूक्लियर स्पिन क्या होती है 1। और अगर इस मॉडल से सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको लगा के चेक कर लो, कहीं पर भी पूरा होल नंबर 1 आपको दिखे नहीं, तो मतलब ये न्यूक्लियर स्पिन को भी ये मॉडल एक्सप्लेन करने में तो मतलब समझ में आए। देखो अगर क्या है कि अगर ये मॉडल ठीक है तो वो यकीनन कोई ना कोई, हम लोगों ने सारी पॉसिबल स्पिन्स लगाए तो कहीं ना कहीं वो आंसर ज़रूर 1 देता है न्यूक्लियर स्पिन का, पर प्रैक्टिकली क्या देखा गया न्यूक्लियर स्पिन 1 है, पर ये मॉडल किसी तरह से किसी पॉसिबिलिटी में भी 1 न्यूक्लियर स्पिन नहीं देता, तो ये मॉडल बिल्कुल फेल है न्यूक्लियर स्पिन को एक्सप्लेन करने के लिए, इसीलिए ये मॉडल रिजेक्ट हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि दिस मॉडल वाज अनएबल टू एक्सप्लेन न्यूक्लियर स्पिन। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर स्पिन थी वो क्या थी 1, पर जो इसने दी वो क्या है ये रेशोज़ में, तो कोई न्यूक्लियर स्पिन सही वाली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि 1 प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व की गई वो क्या थी 1, पर इसने जो दी वो तो रेशोज़ की फॉर्म में थी, तो न्यूक्लियर स्पिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फेल था ये मॉडल न्यूक्लियर स्पिन को एक्सप्लेन करने में। अच्छा अगली चीज़ हम बताते हैं कि वो थी मैग्नेटिक मूवमेंट। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, वो क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैं आपको इस मॉडल को यूज़ करते हुए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए फिर न्यूक्लियस के लिए। अब ये मॉडल कहता था मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है म्यू बी के, और म्यू बी बराबर है EH, ये आपको याद रखना पड़ेगा EH/4πme। ये था मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मॉडल के मुताबिक। और जो दूसरी चीज़, अब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस क्या था, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस बराबर होता है μn के, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का उसको μb से ज़ाहिर करते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट को न्यूक्लियस के μn से ज़ाहिर करते हैं, और μn बराबर होता है EH/4πm। बिल्कुल इसी तरह पर वहाँ पे ये था me लिखा हुआ था क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो ये वाला चूँकि न्यूक्लियस के लिए तो यहाँ पे आएगा mp, ठीक है mp। ये मैग्नेटिक मूवमेंट न्यूक्लियस का μn बराबर है EH/4πmp। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट है और जो न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों का कर देती हूँ डिवाइड, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है μb
और डिवाइडेड बाय न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है म्यू एन, दोनों को डिवाइड करो। अब म्यू बी की वैल्यू क्या थी EH/4πm/E, ठीक है। और न्यूक्लियस की मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये लिखी हुई है, पुट करवाएं EH/4πmp। अब देखो जो कैंसिल होता है ये दोनों हो गए कैंसिल, ये 4 पाई से हो गया कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या बचा म्यू बी ओवर म्यू एन। हमें पता है ये वाली जो चीज़ है ऊपर चली जाती है, ये वाली इस तरह नीचे लिख देते हैं। ये आपको पता होगा रेशो कैसे डबल ट्रिपल रेशो वालों की है। सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर चली, नहीं भी पता तो याद रख लो, सबसे नीचे वाली चीज़ सबसे ऊपर और जो ये दरमियान वाली ये नीचे आ जाती। तो ये MP/ME के बराबर आ गया, समझ आ गई। अब ये MP ज़ाहिर करता है मैस ऑफ प्रोटोन को और ME ज़ाहिर करता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। आप खुद अपना दिमाग लगाओ, मैस ऑफ प्रोटोन किसके बराबर होता है, मैस ऑफ प्रोटोन बराबर होता है 1836 टाइम्स ऑफ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन के मैस को 1836 से मल्टीप्लाई करो तब जाके मैस प्रोटोन का आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली हल्का होता है और जो मतलब कई 100 गुना मैस इलेक्ट्रॉन का 1800 कुछ गुना इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर होता है मैस प्रोटोन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटोन हैवी होता है, सबको पता है। ये आप रिलेशनशिप याद रख लें, मैस प्रोटोन मैस इलेक्ट्रॉन का। ये रिलेशनशिप यहाँ पे मैं पुट करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा म्यू बी ओवर म्यू एन बराबर है MP की जगह क्या पुट करेंगे 1836 ME डिवाइडेड बाय ME, ये वाला MP की जगह 1836 ME पुट किया। अब देखो ME से कैंसिल, तो म्यू बी ओवर म्यू एन बराबर आ गया 1836 के। थोड़ा इसको सेट करो तो म्यू बी बराबर आ गया 1836 म्यू एन। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का है ये किसका है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ म्यू बी क्या था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू एन क्या है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। अब मुझे खुद बताओ क्या कभी ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट से। ये क्या कह रहे हैं, ये रिलेशनशिप हमें क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट कब मिलेगा कि न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट को का 1800 गुना लोगे, उसको 1836 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का आएगा। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। आप मुझे खुद बताओ प्रैक्टिकली सोच के कि क्या कभी ये पॉसिबल है कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट इस न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट से ज़्यादा हो। इम्पॉसिबल, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अब ये रिलेशनशिप हमें क्या बताता है, अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए। इफ़ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट्स इनसाइड न्यूक्लियस तो फिर क्या होना चाहिए था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन must be less than magnetic moment of nucleus। अब देखो मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम लोगों ने यूज़ किया, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट से, ठीक है। ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप ने बताया। पर मुझे बताओ खुद कि अगर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या कभी ये पॉसिबल है कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करने वाले पार्टिकल का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा हो और न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मोमेंट कम हो। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी, तो जो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू का ज़्यादा आना इस बात को प्रूव करता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वो करता होता तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट यकीनन न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट से कम आना था, पर वो आ गया ज़्यादा। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन में कभी भी इस न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ये न्यूक्लियस के बाहर एग्जिस्ट करता है। तो मतलब मॉडल रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये मॉडल तो कह रहा था न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर। भाई अगर न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता होता तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम आना चाहिए था, ये ज़्यादा कैसे आ गया। तो मतलब यही चीज़ मैंने लिखवाई है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करना था तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो कम होना चाहिए था, पर ये तो आ गया ज़्यादा। सो दिस
मैग्नेटिक मूवमेंट through this magnetic movement condition also could not get fulfilled. Hence, electron cannot be present inside न्यूक्लियस। समझ आ गई बात? अब जो पॉइंट्स मैंने समझ, अब ज़रा मैं उनको आपको ज़रा एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूक्लियर मॉडल्स न्यूक्लियस की कंपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। ज़रा रिवाइज करते हैं जो अपने जहन में। जो न्यूक्लियर मॉडल्स हैं वो न्यूक्लियस की कंपोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। फिर मैंने आपको बताया दो मॉडल हैं, एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल और दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर मैंने बताया न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल है। फिर मैं अभी आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल किस फैक्ट की बेस पे है वो बताया कि बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो इनको लगा कि जो न्यूक्लियस है, बीटा नेगेटिव डिके चूँकि न्यूक्लियर डिके है तो उनको लगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है, तभी वो डिके में बाय निकला। ठीक है, तो बीटा नेगेटिव डिके ने बेस प्रोवाइड किया इस मॉडल के लिए। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ मैंने बताई, मॉडल क्या कहता था कि इसको भी प्रूव करता था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है, यानी इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पर ये मॉडल एक चीज़ जगह गलती कर रहा था, ये कह रहा था कि आधे इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं और आधे इलेक्ट्रॉन आउटसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और फिर इसी चीज़ को यूज़ करते हुए कि इनसाइड इलेक्ट्रॉन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को कंसेप्ट को यूज़ करके, और यही जो इनसाइड इलेक्ट्रॉन और आउटसाइड इलेक्ट्रॉन इसने जो रीज़न दिया था इनसाइड इलेक्ट्रॉन वाला, इसी की बेस पे ये मॉडल रिजेक्ट हुआ था। और फिर जब हम लोगों ने इनसाइड न्यूक्लियस के इनसाइड इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन इसको यूज़ करके जब हम लोगों ने चीज़ें कैलकुलेट की तो हमें पता लगा ये मॉडल गलत है। ठीक है, तो रिजेक्शंस की बेसिस कहती तो पहली थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हाइजेनबर्ग क्या कह रहा था, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होनी चाहिए अगर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो। पर प्रैक्टिकली कितनी देखी, 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ना तो ये मॉडल एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज़ थी न्यूक्लियर स्पिन, कि मैंने क्या बताया न्यूक्लियर स्पिन का, मैंने एक मिसाल दी जिसमें 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है इनसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि ये कह रहा था जितने प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस के हैं उसके हाफ इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस के हैं, और न्यूक्लियस स्पिन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स की वजह से है, तो 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो मैंने हर स्पिन लगा के मैंने आपको सारी स्पिन्स कैलकुलेट करके दिखाएं, पर कहीं पर भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व होने वाली न्यूक्लियर स्पिन वैल्यू 1 नहीं आ सकी, तो मतलब ये मॉडल गलत था, क्योंकि ये न्यूक्लियर स्पिन 1 को प्रूव नहीं कर पाया, ना तो ये एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के एक्सप्लेन कर पाया, ना ही न्यूक्लियर स्पिन को। फिर मैंने आपको रिलेशनशिप बताया मैग्नेटिक मोमेंट का, कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होना चाहिए था, पर मैथमेटिकल रिलेशनशिप ने क्या प्रूव किया, ज़्यादा है। तो ये भी इस बात को प्रूव करता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि अगर करता होता तो ऑब्वियसली कम स्मॉल वैल्यू देता मैग्नेटिक मूवमेंट की, पर वो तो ज़्यादा आ गई, तो मतलब ना तो मैग्नेटिक मूवमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो आखिरी पॉइंट है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन चौथा पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए ना एक रिलेशनशिप है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। ठीक है, वो क्या कहता है कि दी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस can be calculated by using the nuclear diameter as uncertainty in पोजीशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियर डायमीटर है उसको यूज़ करके कि मतलब न्यूक्लियस में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर डायमीटर जितना बड़ा होगा ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ये कहने की कोशिश करें कि न्यूक्लियर डायमीटर को पोजीशन में अनसर्टेनिटी मानकर, ठीक है, देखो ना यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, कहीं पर भी हो सकता है, तो न्यूक्लियस के अंदर
न्यूक्लियस के डायमीटर में, जो न्यूक्लियस का डायमीटर जितना बड़ा है, अनसर्टेनिटी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उतनी ज़्यादा है। तो आप हम कह सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए कि डेल्टा वी यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वो किसके बराबर है, डेल्टा एच ओवर एन डेल्टा एक्स। एन यहाँ पे डेल्टा एक्स हमारे पास जो है वो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर कर रहा है, डेल्टा एक्स जो है वो न्यूक्लियर डायमीटर को, ठीक है, या आप कह लो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर डायमीटर दरअसल क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। जितना बड़ा न्यूक्लियर डायमीटर उतनी बड़ी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब ज़रा इस रिलेशनशिप को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो डेल्टा वी यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रही हूँ ना, तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का रिलेशनशिप देता है इससे, ठीक है। डेल्टा वी बराबर डेल्टा एच और एन डेल्टा एक्स। एग्जैक्टली तो नहीं देता पर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अभी किन कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करके, एच के प्लैंक कांस्टेंट है सबको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻−34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय एन। क्या है, एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 मल्टीप्लाई, एन कहते हैं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻−31 kg मल्टीप्लाई, आगे डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है 10⁻−14 मीटर। या ये सारी याद रखने वाली, आप याद रख लो, एच की क्या वैल्यू है, एन की क्या वैल्यू है, डेल्टा एक्स न्यूक्लियर डायमीटर को कहते हैं, इसकी वैल्यू फिक्स होती है ऑलमोस्ट 10⁻−14 मीटर। ये पीछे शायद आपने कहीं कैलकुलेट भी किया हो कि जो न्यूक्लियस का डायमीटर है कैसे कैलकुलेट होता है। अब इन सबको सॉल्व करो ना, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी आती है। भाई मुझे ये बताओ कितनी वैल्यू आती है, 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। कभी ये पॉसिबल है कि कोई मटेरियल पार्टिकल इतनी ज़्यादा वेलोसिटी रखे? आप खुद से सोचो, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 होती है लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 है, और हमें ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो तेज़ स्पीड है ना आज तक डिस्कवर होने वाली, वो लाइट की स्पीड है। तो मुझे ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल पार्टिकल है जिसका कुछ ना कुछ मैस है, वो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड रखे, लाइट से भी ज़्यादा वेलोसिटी रखे 10⁻10 मीटर पर सेकंड में, 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर पर सेकंड में। लाइट की 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 है और उसकी 10⁻10 मीटर पर सेकंड। क्या ये पॉसिबल है किसी मटेरियल पार्टिकल के लिए इतनी वेलोसिटी रखना? ठीक है, तो मतलब अगर आप इस मॉडल को ठीक मानते हो और ये मानते हो कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके पास कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए, 7.3 मल्टीप्लाई 10⁻10। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता रहे हैं हमें। पर ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि कोई मटेरियल पार्टिकल इतनी वेलोसिटी रख पाए। तो जब कोई मटेरियल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी रख ही नहीं सकता, तो वो कभी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो चौथा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को इनसाइड न्यूक्लियस एग्जिस्ट करना है तो उसके पास कम से कम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, और ये कभी इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी वेलोसिटी रख पाए और न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर पाए। तो इस तरह से भी वेलोसिटी के टर्म में, स्पीड के टर्म में भी ये मॉडल रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लिख देते हैं this means that the velocity of electron if it has to exist inside nucleus must be greater than velocity of light। ये चीज़ के इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है तो क्या होनी चाहिए, लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकली एज इलेक्ट्रॉन इज मटेरियल पार्टिकल which can never exceed, but as electron is material particle which can never
तो जिसकी स्पीड कभी लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, बट एज इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल विच कैन नेवर एक्सीड द speed of can never exceed the speed of light. It is totally impossible for it. It is totally impossible for it to have such high velocity and exist inside nucleus.